पीपराली रोड सीकर शिक्षा नगरी की लाइफलाइन है। अगर सीकर से पीपराली रोड को अलग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से एक जो शिक्षा नगरी की जो झलक है वो गायब हो जाएगी। इसी पीपराली रोड पर संचालित होती है आयाम। तो आयाम के बारे में बात करेंगे। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, वो कक्षा 10 के बाद ही जो डॉक्टर बनने का सपना होता है या इंजीनियरिंग का सपना होता है उससे दूर हो जाते हैं, या जो विदाउट साइंस के स्टूडेंट्स हैं या साइंस वाले भी गैर मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। कक्षा 10 के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और कक्षा 12 के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। हर अभिभावक का सपना होता है कि उनके बच्चे तालीम में सफल होकर उनके अपने भविष्य का निर्माण करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। इसी तरह की जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए कैरियर काउंसलर श्रीमान हरिजी नैन हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका बोलता राजस्थान के प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सर। जो बच्चे कक्षा 10 पास आउट हैं, हाँ, उनके लिए फ्यूचर के लिए, उनके कैरियर के लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप? जो 10वीं पास अभी जिस बच्चे ने की है, सबसे पहले तो उनको एक काम ये करना चाहिए कि अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग करवानी चाहिए 10वीं के तुरंत बाद। क्योंकि हम जो है वो आप ये देखो कि अपने यहाँ पे सीकर जैसी शिक्षा नगरी में बहुत सारे बच्चों को 2 कोर्सेज जो चलते हैं अपने यहाँ पे, नीट और जेई, इनके अलावा उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या ऑप्शन उनके लिए हैं और कौन से गवर्नमेंट के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे फीस जो है वो नाम मात्र की लगती है, ऐसे कोर्सेज हैं। तो बच्चे की करियर काउंसलिंग से बच्चे का इंटरेस्ट पता लग जाएगा, बच्चे को खुद को भी लगेगा कि भाई मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, तो वो मेंटली थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। मेंटली कॉन्फिडेंट होने के बाद बच्चा जो पढ़ाई पे फोकस करेगा ना, तो वो मन लगा के करेगा। अब आप अपने यहाँ सीकर में देखिए कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ऐसे ही कि 1 साल जेई करवा देते हैं, 1 साल नीट करवा देते हैं। अब इससे क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि वो आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका कोई ऐसा कोई ड्रीम है ही नहीं। तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि बच्चे की करियर काउंसलिंग करवाएं, और कहीं से भी आप करवा लें। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसको फ्यूचर में क्या करना है और उसके लिए कौन से रास्ते खुले हुए हैं। अगर वो किसी, चाहे वो नीट का सपना रखता हो, चाहे वो जेई का सपना रखता हो, वो अपना करे, लेकिन उसके बाद उसके पास क्या ऑप्शन है। इसलिए बहुत ज़रूरी है 10वीं के बाद करियर काउंसलिंग करवाना। आयाम क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाता है या क्या परोसता है? आपके पास क्या क्या अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 10 के बाद या कक्षा 12 के बाद? सर, कक्षा 10 के बाद जो बच्चा हमारे पास 11वीं में आता है, तो हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हैं, IIT से हैं, ICAR से हैं। जो बच्चा जेट की तैयारी करने आएगा उन्हें हम टॉप ICAR से पढ़े हुए फैकल्टीज़ जो हैं वो पढ़ाते हैं उन्हें। जो बच्चा साइंस की तैयारी कर रहा है वो उस बच्चे को IITian पढ़ाते हैं। जो बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट में है वो बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जैसे JNU, BHU, DU, IFLU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से पढ़े हुए फैकल्टीज़ उन्हें पढ़ाते हैं। तो फैकल्टीज़ का लेवल बहुत अच्छा है, और ये जो फैकल्टीज़ हैं इन्होंने उन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी ज़िंदगी एक समय दिया है इन्होंने, तो इन्हें पता है कि अपने जो सोसाइटी के जो बच्चे हैं, अपने जो यहाँ के जो बच्चे हैं, लोकल जो बच्चे हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उन्हें किस तरीके से मोल्ड करना है, उन्हें किस रास्ते पे लेके जाना है। अब आपको मैं एक बहुत गज़ब की बात बताता हूँ कि आयाम जो है वो 11th में आर्ट्स के साथ मैथ प्रोवाइड करवाता है। अब आप सुनकर ये चौंक जाएंगे कि 12th के बाद आगे अगर किसी बच्चे को किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में BA भी अगर करना है ना, तो उसे मैथमेटिक्स ये 12th में और 11th में। तो मैथमेटिक्स कंपलसरी है इकोनॉमिक्स में जाने के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिना मैथमेटिक्स के एडमिशन नहीं लेती हैं, जबकि इकोनॉमिक्स में मोस्टली। हाँ जी। जबकि ये तो अभी तक आज तक जो सिस्टम चल रहा है उसमें तो 12th के साथ सोच नहीं है आर्ट्स के स्टूडेंट की कि मैथमेटिक्स तो साइंस वाले लेते हैं और आगे डिमांड है कि आपके मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में नहीं है तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, तो ये सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल।
इकोनॉमिक्स जो है ना सर, अपने यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है। हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। आपको मैं अभी दो चीज़ें बताऊंगा, आप भी जानते हैं और ये लोग भी जानते हैं कि बीएससी इकोनॉमिक्स में हो सकती है, ज्योग्राफी में हो सकती है। आर्ट्स के यही सब्जेक्ट हैं जिनमें बीएससी हो सकती है और बीए भी हो सकती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एसआरसीसी से किसी बच्चे ने अगर इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री भी कर ली ना, तो वो बच्चा 40, 50, 60 लाख रुपए का आदमी बन जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिकल साइंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल जो ऑपरेशंस हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे जा ही नहीं पाते क्योंकि इनको मतलब किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। मैं यहाँ पे हम जो काउंसलिंग करते हैं तो हम इसलिए कर पाते हैं कि 290 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें 554 प्रोग्राम्स हैं। हर प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। अब इतना सारा माथापच्ची करे कौन? तो चलो हम बीए हिस्ट्री ले लेते हैं, हम बीए, ज़्यादातर बच्चे आज के टाइम में पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। अब आपको याद होगा कि अपने ज़माने में ज़्यादातर लोग हिस्ट्री लेते थे और आपको ध्यान होगा कि एक समय अभी 2-4 साल पहले ऐसा समय चल रहा था और अभी भी चल रहा है कि अपने वाले ग्रुप में जो लोग प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं रखते या हिस्ट्री में वो नेट तक नहीं निकाल पा रहे, इतनी ज़्यादा भीड़ है। सेम टू सेम अपने वाले बच्चे भी यही पॉलिटिकल साइंस में जाके कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा ऑप्शन है। पॉलिटिकल साइंस आप रखें, आप मास्टर्स में भी ले सकते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, जियो पॉलिटिक्स है ना, इनर एशिया है, अफ्रीकन स्टडीज़ है, अमेरिकन स्टडीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पोल साइंस में जाइए आप, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ ही पोल साइंस, उसके साथ आप ऑप्शन रख सकते हैं। तो बच्चों ने अपना जो दायरा है ना सर, वो सीमित कर लिया है और उसमें बच्चों की गलती में मैं थोड़ी कम मानता हूँ क्योंकि पेरेंट्स का भी मानना यह है कि 9वीं और 11वीं में कौन पढ़ता है? जब 9वीं 11वीं में बच्चा पढ़ेगा नहीं तो 10वीं 12वीं में कैसे अच्छा करेगा? वो रटेगा तो परसेंटेज तो उसके आ जाएंगे, लेकिन फिर आगे उसके लिए ऑप्शन नहीं बचते ना, तो मुश्किल ये है। बच्चों के आफ्टर 12th बच्चों के फ्यूचर को लेके आयाम इतना आश्वस्त और कॉन्फिडेंट क्यों है, कंफर्टेबल क्यों है? आप स्कोर क्या है आयाम का इस यूईटी में? आयाम पिछले 5 साल से लगातार ऑल इंडिया रैंक 1 देते हुए आ रही है। सीयूईटी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 554 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं और ये 554 तरीके के जो प्रोग्राम हैं, इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग है। तो 1250 नंबर में से कितने आ गए वो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। अब अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक करना है और बीटेक भी किस में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस बनाता है, उस बीटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? एक लैंग्वेज, चाहे आपके पास हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, है ना। उसके अलावा आपको मैथमेटिक्स चाहिए 12th में, क्योंकि बीटेक के लिए मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है। फिर उसके अलावा आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक में इस तरीके से एडमिशन देती है। अब वही बीटेक में पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो ड्यूअल डिग्री है, बीटेक और एमटेक इंटीग्रेटेड, उसमें वो एडमिशन देती है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के बेस पर। वही बीटेक जो अगर आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से अगर करेंगे तो पौंडीचेरी जो है वो एक बहुत गजब का जो प्रोग्राम है उसने लॉन्च किया है, बीटेक प्लस एमबीए, यानी कंप्यूटर साइंस में तो बीटेक और बिजनेस सिस्टम में आपका एमबीए। तो एक साथ 5 साल का कोर्स है। सिर्फ मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है 12th में, जो सीयूटी में आप भरोगे तो सिर्फ आपके, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर है आप पौंडीचेरी चले जाइए, बीटेक प्लस एमबीए कीजिए। अगर आपके पास आपके मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज में अच्छे नंबर है, आप डीयू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे जाइए आप। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। सीयूईटी में क्या है कि जैसे आयाम जो प्रोवाइड करवाता है ना, वो ऐसी चीज़ प्रोवाइड करवाता है। एक तो आयाम की जो टीम है ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतनी शानदार टीम है कि यहाँ पे आप किसी भी फैकल्टी से अगर ये सारी बातें पूछेंगे तो उनको सबको पता है ये। और ये सारी बातें हम 11th क्लास से बच्चों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाते हैं। हर बच्चे को हम ये बताते हैं कि बेटा आपको आगे मैथ्स या फिर आप आगे साइकोलॉजी या फिर आप आगे जो ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाइए जो बच्चे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में नहीं जाना चाहते। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में जाने वाले बच्चे तो जाएंगे, लेकिन
वो बच्चे जिनके मतलब जो बहुत रूरल बैकग्राउंड से, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन उनकी जो अच्छी नहीं रहती है, उन बच्चों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं साउथ इंडिया की और अपने नॉर्थ इंडिया में भी बहुत अच्छी हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, ये यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने मन पसंदीदा प्रोग्राम में जाइए और आराम से अपने ग्रेजुएशन कीजिए। उसके बाद आपका लेवल देखिए कितना बढ़ जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी के चलते वापस यहीं आ जाएंगे। वो तो IIT वाले भी आ जाते हैं, MBBS वाले भी आ जाते हैं। तो श्योरिटी हमारी ऐसी है कि हम बच्चों को तैयार करते हैं ऐसे कि आप ऐसा समझिए कि हमारे पास है वो चाक, हम जो है वो चाक पे हाथ चलाते हैं, जैसे चाक पे एक जो घड़ा बनाने वाला है वो हाथ चलाता है, वैसे हमारा जबान चलाते हैं, हमारा दिमाग चलाते हैं। और उन बच्चों को हम मर्तबान, जैसे वो चाक पे मर्तबान बनता है, तो हम इन बच्चों को अच्छे लेवल का अवेयरनेस प्रोग्राम में इनको एलिजिबल बना देते हैं। तो बच्चा अपने ज़िंदगी के बारे में 4 अलग तरीके से चीज़ें सोच सकता है। इस बार मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं कि सर साइकोलॉजी में जाना है, कई बच्चे तो ऐसे भी आए कि सर फिलोसॉफी में जाना है, कई बच्चे ऐसे भी कि सर इंग्लिश ऑनर्स में जाना है। तो जो अलग अलग जो प्रोग्राम हैं उनमें बच्चे जा रहे हैं। आपको एक और जानकर हैरानी होगी कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे BSc का प्रोग्राम है आपके रेडियोलॉजी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, साइंस इमेजिंग एंड रिसर्च में, आपके रूरल टेक्नोलॉजी में। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटेक का प्रोग्राम है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। फिर CUET में ही आपके जो, अच्छा एक और चीज़, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो हैं यहाँ पे वो जेट के अलावा मुश्किल जानते हैं, उनको लगता है कि ICR कोई बहुत बड़ी चीज़ है। ICR CUET के अंडर है, 13 प्रोग्राम है, 4 बीटेक है उनमें से। एग्रीकल्चर वाला बच्चा भी बीटेक कर सकता है, बायो वाला बच्चा भी बीटेक कर सकता है और मैथ वाला बच्चा भी बीटेक कर सकता है। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है ना, इसने बहुत चीज़ें आसान कर दी हैं जो हमारे यहाँ पे अभी भी लोग नहीं जानते। हाँ, लोग ये जानना चाह रहे हैं, जैसे नीट में सक्सेस रेशो बहुत माइनर है, आयाम में जिन्होंने तैयारी की या काउंसलिंग यहाँ से करवाई या आपकी गाइडेंस में 12th के बाद फॉर्म भर के, हाँ 12th के बाद भी आ जाते हैं, क्योंकि नीट का इसका CUET का पेपर होता है मई में और फरवरी में 12th का पेपर हो जाता है। कितने % बच्चे सक्सेस हो रहे हैं इसमें? सर हमारे यहाँ पे CUET में अगर कोई बच्चा आता है और उसने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर उसने एक भी सब्जेक्ट डाला है तो हम उसको कॉलेज दिलवा देंगे। अच्छा, बशर्ते जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट डाले हो। हाँ, क्योंकि GT जो है वो DU के अलावा हर यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी है। अगर आप उनमें जाते हैं, साइंस के बच्चे साइंस के सब्जेक्ट के थ्रू जा सकते हैं, आर्ट्स के, कॉमर्स के, इनके लिए क्या है कि GT कंपल्सरी है, या तो इनका अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट। CUET में फेलियर नाम का कंसेप्ट ही नहीं है सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि CUET वैसा ही है जैसा JEE या नीट है, और हमारे नंबर नहीं आएंगे तो हम यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, किसी के नंबर कम भी आएंगे, किसी के ज़्यादा भी आएंगे। जिन बच्चों के कम नंबर आएंगे वो तो अपने आप में घुट के मर जाएगा कि मेरा तो कहीं होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, उन बच्चों को यहाँ आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपके माइनस में भी नंबर हैं तो इंडिया में ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, वर्तमान में वहाँ कंपटीशन नहीं है, इन फ्यूचर तो नीट जैसा भी हो सकता है, कह नहीं सकता कोई भी, होना ही होगा सर, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है। यूनिवर्सिटीज सीमित है, अच्छी यूनिवर्सिटी सीमित है। CUET में बैठने वाले स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है हर साल, बिल्कुल बढ़ रही है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं आपको बता रहा था, कश्मीर में BLLB का प्रोग्राम है। किसी बच्चे के अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 70, 80, 100 नंबर होंगे 250 में से, उसका आराम से वहाँ हो जाएगा। वो आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BLLB की डिग्री ले, उसके बाद में वो NLU जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी एकदम अपने गंगा नदी बीच से जाती है उसके कैंपस के। तो ऐसे नेचुरल जो लैंडस्केप्स हैं वहाँ पे इतनी गजब की यूनिवर्सिटीज है। सिक्किम यूनिवर्सिटी, गैंगटोक, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, साउथ इंडिया, तो हर स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। पूरे भारत को अगर आपको एक्सप्लोर करना हो तो आप
किसी एक सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, वो हम करवा देंगे। लेकिन वो अभी इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें आए नहीं है, समय के साथ इसमें भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। एक बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, हमने भी सुना है, काउंसलिंग सही से नहीं हुई, इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है क्या? बहुत बार ऐसा सुना है कि अच्छे नंबर वाला भी कमज़ोर विकल्प पे चला जाता है, और कम नंबर वाला भी एक्सपर्ट से अगर उसकी काउंसलिंग हो गई तो उसको बेटर ऑप्शन मिल जाता है क्या? बहुत जायज़ सवाल पूछा है आपने सर। होता क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक बच्चा आया, उसने हिंदी, हिस्ट्री और पोल साइंस 3 सब्जेक्ट उसने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे। अब वो बच्चा डीयू के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है, वो बच्चा बीएचयू के लिए भी एलिजिबल नहीं है। अब डीयू में चाहिए 3 सब्जेक्ट मिनिमम, 1 लैंग्वेज, या तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर 1 सब्जेक्ट 1 लैंग्वेज और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। बीएचयू में अगर इस बच्चे को जाना है तो जीटी चाहिए। अब ये तो हो गई आर्ट्स वाले बच्चे की बात। अब मैं आपको बताता हूँ साइंस वाले बच्चे की बात। अब मैंने आपको जैसे बताया कि पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का एग्जाम देना जरूरी है, जो आपके 12th में भी होना चाहिए। अब वो बच्चा तो पता नहीं होगा उसको। ई मित्र जो चलाते हैं उनसे गुजारिश इतनी है कि बच्चे कम से कम 500 सब्जेक्ट भरे जाएं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप हर बच्चे के भरें, क्योंकि जीटी के बिना बच्चे का सिलेक्शन मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हाँ, साइंस के बच्चों को बीएससी मिल जाएगा, बीटेक मिल जाएगा, लेकिन जीटी के बिना बाकी और कोर्सेज में दाखिला बड़ा मुश्किल है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मैंने डीयू का कहा कि बीटेक के लिए जीटी ज़रूरी है, कई और यूनिवर्सिटीज़ में बीटेक के लिए जीटी ज़रूरी है। तो बच्चा जो है वो फॉर्म 500 सब्जेक्ट भरे, जो भी उसके 3 डोमेन है 12th में, वो कंपलसरी भरने होते हैं उसको। 1 लैंग्वेज जिस पे उसकी कमांड हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। लेकिन आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मीडियम इंग्लिश रहता है, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लिश अच्छी हो उसकी। वो इंग्लिश 2-3 महीने पढ़ेगा तो उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद में उसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भरना ही चाहिए। अगर उसने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं भरा तो उसके ऑप्शन जो है वो सीमित हो जाएंगे। इसलिए बच्चे जो है ना, आपने कहा ना कि बहुत अच्छे नंबर वाला बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं एक गलत विकल्प, क्योंकि सर वो बच्चा भी पता नहीं करना चाह रहा है, और ई मित्र पे जो हमारे जो दोस्त गण जो बैठे हैं, वो उनके पास बहुत सारे फॉर्म भरने के लिए लोग आते हैं, तो ज़्यादातर वैसे काम अपने इंडिया में चल जाता है। तो सीयूईटी में ऐसा नहीं चलेगा। सीयूईटी में आपको 5 सब्जेक्ट मिनिमम भरने होते हैं, जीटी कंपलसरी भरना होता है, बशर्ते उस बच्चे के अपने और क्राइटेरिया ना हो। वो बहुत अच्छा कर ले कि भाई मैं तो 4 ही सब्जेक्ट भरूंगा, 1 लैंग्वेज और 3 पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और मुझे बीटेक ही करना है, तो उसके कुछ ऑप्शन सीमित हो गए। डीयू नहीं, बीटेक नहीं कर सकता वो। तो इसलिए फॉर्म जो है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरा जाना चाहिए। एक बार आप आयाम में किसी से भी आप रिसेप्शन पे कॉल करके पूछेंगे ना, मेरे ख्याल से वो भी बता देंगे, क्योंकि आयाम में तो सारे लोग ही जानते हैं। अभी काउंसलिंग आपने देखा होगा, पिछले 10 दिन से काउंसलिंग चल रही है, अब ये चलेगी अगले 1.5 महीने तक। और हम जो फैकल्टी जो हैं, हम काउंसलिंग इसलिए हमें करनी होती है क्योंकि हमारे अलावा ये चीज़ जानता और कोई नहीं है। अब हम वो जो नहीं जानता, जैसे अभी एक बच्चा आया, उसके 12th में मैथ थी, लेकिन फॉर्म में उसने मैथ नहीं भरा। उसने कहा कि मैथ में नंबर कम आएंगे तो मैं ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पोल साइंस इसमें से कुछ भर लेता हूँ, जो उसके 12th में नहीं था। अब वो बच्चा खारिज हो गया, वो डीयू में एडमिशन ही नहीं ले सकता। तो इसलिए फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, और काउंसलिंग जो है वो एक्सपर्ट से करवानी ही बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट को, हमें तो पता है कि कितने नंबर पे आपको कौन सी चॉइस भरनी है। दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म सही भरा जाना चाहिए और उसके बाद काउंसलिंग भी सही होनी चाहिए। बिल्कुल। और वर्तमान में अगर आप कक्षा 10, 11, 12 पढ़ रहे हैं तो फिलहाल अभी स्कोप बहुत है। आपको राजस्थान के जो सामान्य कॉलेजेस हैं, जो एवरेज कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन लेने की कोई मजबूरी या कोई ज़रूरत आपको नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अव्वल दर्जे के कॉलेजेस आपका बाहें फैलाए इंतजार कर रहे हैं। शर्त यह है कि आप 2 काम करें। फरवरी एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहे, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क आपको सारी जानकारी और सुविधाएं आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कब इसका फॉर्म भरा जाता है, एक ये चीज ध्यान रखनी है, फिर वो एग्जाम जरूर फाइट करना है। और सबसे बेस्ट ये है कि कक्षा 10 के बाद अगर आप 1 साल 2 साल इसकी कंटिन्यू तैयारी करें तो आपको और ज़्यादा बेस्ट जो ऑप्शन है, आपके सपनों की कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल सकती है।
इसके अलावा अगर आप अपने स्कूल में अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपने 12th के साथ इसका फॉर्म भर दिया तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो मैंने देखा या महसूस किया है कक्षा 12 के साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मनचाहे कोर्सेज लगभग को क्यों जी मिल रहे हैं। बिल्कुल 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 मिलते हैं सर। ये बच्चे जो है ना, बच्चों को बस इतना ही करना है या बच्चों के पेरेंट्स को इतना ही करना है कि एक बार हमारे यहाँ कॉल करके आप पूछ लीजिए कि सर हमारे जो बच्चा है वो ये कोर्स में अभी है या इस क्लास में है, इसको थोड़ा आप गाइड कर दीजिए। तो उसको हम निश्चित तौर पे उसका कोई चार्ज नहीं है, आप कोचिंग विजिट करें, आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाइए, आप जहाँ और कहीं पढ़ाना चाहते हैं आप वहाँ पढ़ाइए, हम गाइड करेंगे बच्चे को। बिल्कुल हाँ, तो इंसानियत के नाते अनप्रोफेशनली भी आयाम के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और यहीं के रूरल एरियाज के अपने एरियाज की सारी फैकल्टीज है, सारा का सारा मैनेजमेंट यहीं का है। कोई हाई प्रोफाइल सिस्टम नहीं है, कोई आपको वाया या इधर उधर करके नहीं आना है। आराम से मारवाड़ी बोलने वाला बंदा, ठेठ देहाती परिवेश का बंदा यहाँ आकर अपनी बात रख सकता है, अपनी जिज्ञासाएं हैं वो शांत कर सकते हैं और सितारों से आगे जहां और भी है अपनी लिमिटेशन मत बांधिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे आप आर्ट्स में हैं, चाहे कॉमर्स में हैं, चाहे साइंस में हैं, चाहे आप नीट नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, आपका आईआईटी नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आपके पास वहां जाकर जो आप करना चाह रहे थे उससे भी बड़ा खेल आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैंने बताया रेडियोलॉजी, बीएचयू में आप जाइए, बीएससी कीजिए और आप बहुत अच्छा करिए। ये क्या बता रहे थे आप, कार्डियोलॉजिस्ट? एक बीएससी कार्डियोलॉजी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में है। अब कार्डियोलॉजी कैथ लैब टेक्नीशियन और ये ईसीजी और इस तरीके के बड़े खेल होते हैं मेडिकल के फील्ड में। तो कुछ कोर्सेज जो है मेडिकल के वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, लेकिन कुछ ही हैं अभी धीरे धीरे बाकी और कोर्सेज भी ऐसे आएंगे जिससे कि मेडिकल कॉलेजेस पे थोड़ा दबाव कम हो जाए, थोड़ा आईआईटी पे दबाव कम हो जाए, इसलिए बीटेक के कोर्सेज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी डाले हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं और आप ऐसा नहीं समझना कि CUET जो है वो एमए टाइप की कोई एग्ज़ाम है। आपकी जो परफॉर्मेंस यानी आप जो डिजर्व करोगे वो आपको मिल जाएगा, यानी आप जितना पढ़ाई करोगे उसके हिसाब से आपको सीट मिल जाएगी। उसमें हम जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि आपको मान लीजिए आपके 70 नंबर हैं और आपको 100 नंबर वाली जो सीट है वो आपको मिलनी चाहिए, तो वो काउंसलिंग का थोड़ा सा क्या जानकारी अगर आपको हो तो आप भी वो कर सकते हैं। बस उतनी सी जानकारी की ज़रूरत पड़ती है तो आपको थोड़ी अच्छी सीट मिल जाती है, थोड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। बस थोड़ी सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है और बहुत माइनर फीस में यहाँ के कॉलेजेस जो फीस ले रहे हैं लाखों रुपए, साधारण कॉलेजेस, हिंदी मीडियम के कॉलेजेस, उनसे कई गुना कम फीस में आपको बेहतर एजुकेशन, अव्वल दर्जे की एजुकेशन मिल सकती है। बहुत सारे लोग लेक ऑफ नॉलेज की वजह से रह जाते हैं, फेल हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। तो बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन के हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने सवालात आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके भी पूछ सकते हैं या स्क्रीन पे या कमेंट बॉक्स में जो आपको नंबर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वहाँ भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस विषय पे मैं और फैकल्टीज़ की बात भी करूँगा, लेकिन फिलहाल हरी जी नैन हमारे साथ बैठे हैं। 5-7 घंटे में इनके साथ बराबर बैठूं, क्योंकि बात में से बात, उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज हैं, उस कॉलेज में कितने कोर्सेज हैं और वहाँ आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी में क्या कर सकते हो, या BA LLB की अभी बात कर रहे थे, साइंस का बच्चा भी कर सकता है, आर्ट्स का भी कर सकता है, बिल्कुल वाणिज्य का भी कर सकता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, LLB की लॉ की फील्ड में 7वें नंबर की जो टॉप कॉलेज है ना सर, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। लॉ की फील्ड में आप NIRF रैंकिंग 2025 देख लीजिए। 8वें नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया है। 12वें नंबर पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है जो लखनऊ में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये तीनों, और BHU का बड़ा अच्छा नाम है। 40वें नंबर पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब अभी 2009 में बनी है, वो यूनिवर्सिटी अभी 40th प्लेस पे आ चुकी है NIRF रैंकिंग में 2025 में LLB के फील्ड में। तो LLB के फील्ड में जो बच्चे NLU नहीं जा सकते उनके लिए बहुत शानदार मौका है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप चाहे नीट कीजिए, चाहे JEE कीजिए, चाहे क्लैट कीजिए, आपके लिए CUET में हर तरह के ऑप्शंस हैं। कितने यूनिवर्सिटी हैं
और कितने कॉलेजेस हैं अगर माने तो इंडिया में सीयूटी के थ्रू एडमिशन जो दे रहे हैं? 300 अराउंड, मतलब 290 तो लगभग मैंने देखा हुआ है, बढ़ती रहती है इसमें, ऐड होती रहती है। इतने तो कॉलेजेस हैं, इतने तो यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, फिर हाँ। कॉलेजेस और ज्यादा हैं, और कॉलेजेस फिर तो सीट्स हैं लाखों में, 2 लाख 2.5 लाख के आसपास सीट है। तो बहुत सारे विकल्प हैं। हाँ, बहुत सारे विकल्प हैं, निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हाँ, और आप जैसे भाई आप यहाँ से भी तो ग्रेजुएशन करोगे, हाँ, टाइम तो वही लगना है, टाइम तो वही लगना है, उतने पैसे लगने हैं। हाँ, उससे कम पैसे में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक अच्छे नेशनल लेवल की डिग्री ले लोगे। आप चाहो तो उन यूनिवर्सिटी से आप बाहर के अब्रॉड जाके स्टडी कर सकते हैं। एब्रोड जाके स्टडीज कर सकते हैं। जिनको जल्दी जॉब चाहिए होता है उनके लिए कैंपस प्लेसमेंट लाखों में, करोड़ों में अवेलेबल है। और आपको एक और बात बताऊं, अभी मैं कल ही देख रहा था, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में है, वहाँ यूपीएससी कोचिंग चलती है, जामिया में यूपीएससी कोचिंग चलती है, और ऐसे ही काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो कैंपस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेजिडेंशियल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग इस्टेब्लिश करने लग गई है गवर्नमेंट। तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बच्चों को जाना चाहिए। वैकेंसीज रहती है उनमें, हाँ, और नंबर 1 जो भारत सरकार की सर्विसेज है उनमें जाने का बिल्कुल मौका मिलता है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो हरिजी सर ने आज विपरीत परिस्थितियों में हमें समय दिया, क्लासेस भी लेनी होती है, स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, और हमने आज यहाँ अभी 8 बज रहे हैं, शाम के 8:30 बज रहे हैं, थोड़ा वेट भी किया, और पिछले 1 तारीख के बाद लगातार हम इनको फॉलो कर रहे थे कि कब टाइम देते हैं, कब टाइम देते हैं। इसी तरह से फिर एक और एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और हरिजी सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने स्टूडेंट्स के हित में, अभिभावकों के हित में शेयर की। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।